आइए जानते हैं इस लेसन का जो थर्ड टॉपिक है, सामाजिक विषमता, इसके बारे में। इससे पहले अगर हम इस लेसन की बात करें तो हम जान चुके हैं फर्स्ट टॉपिक में, और ये फर्स्ट जो मैंने वीडियो आपको बनाकर भेजा था, उस वीडियो में हमने जाना था कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार से जो है तैयार किया गया सुकथांकर जी के द्वारा, और उसमें हमने जाना कि माता कितनी महत्वपूर्ण थी या फिर पितृवंशिता का क्या अर्थ है। इस टॉपिक की अगर हम बात करें, थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें, तो इसमें उस समय की सामाजिक विषमताओं के बारे में दिया गया है। इसमें हम जानेंगे उचित जीविका के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे जो 4 वर्ण हैं उन वर्णों के बारे में। इसके अलावा जो 4 वर्णों से परे जाति, या फिर हम कह सकते हैं जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल अलग हटकर जो चीज़ें थी उसके बारे में जानेंगे, और अंत में जानेंगे कि किस प्रकार से इन 4 वर्णों से परे होने के बावजूद भी समाज में एकीकरण बना रहा, समाज एकीकृत रहा, समाज में टकराव भी हुए लेकिन समाज एकीकृत बना रहा। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, सामाजिक विषमताएं। उसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है उचित जीविका। हम अगर देखें, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में आपको शो करने की कोशिश की है। इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था वो तरीका, और इसमें थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, और ऐसा इसलिए किया है ताकि ये एक नोट्स की तरह आप लिख सकते हो, आप तैयार कर सकते हो। आप जो है, मैं कह सकता हूँ कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर और फिर इसे आप रख सकते हो अपने पास एक नोट्स की तरह। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे उचित जीविका की अगर हम बात करें, तो वर्णों की जानकारी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र की अगर हम बात करें, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में वर्णों की जानकारी है, और वेदों में या फिर इन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में उनके जीविका का भी वर्णन है। मतलब कि जितने भी वर्ण हैं उनकी जीविका का भी वर्णन किया गया, उनके जीने का तरीका जो था या फिर उनके जीवन यापन का जो तरीका था उस तरीके को भी सामने रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पहला वर्ण है हमारा ब्राह्मण, अगर हम इनके कार्यों की बात करें, इनकी जीविका की बात करें, तो अध्ययन करवाना, वेद पाठ करवाना, शिक्षा देना और कर्म कांड करना, ये इनकी जीविका में सम्मिलित है। ये इसी प्रकार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनका कार्य और इनकी जीविका का यही साधन था, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा वैश्य, कृषि करना, गोपालन करना, व्यापार करना, ये सब वैश्य वर्ण के अंतर्गत आता था। और अगर हम शूद्र की बात करें, जो जैसे सबसे हम निम्न वर्ण मानते हैं, इन तीनों वर्णों की सेवा करना इनका कार्य होता था। तो वेदों में और धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र में जो वर्णों का वर्णन किया गया है उसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, और संपूर्ण समाज को महाभारत काल में संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उनके कार्य का बंटवारा भी इस तरीके से आपके जो स्क्रीन पे है आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से कार्य का बंटवारा किया गया और कौन कौन से कार्य किन किन के लिए रखा गया था। इसके अलावा इन कर्मों के अलावा या इन जीविका के अलावा भी ब्राह्मणों ने कुछ नियम बना रखे थे, और उन्हीं नियम का पालन करना होता था अलग अलग वर्णों को। सबसे पहले तो उनका ये कहना था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो एक दैवीय व्यवस्था है, देवताओं ने ही इसे बनाया है, और इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। इस वजह से ब्राह्मणों की आप इज्जत करो, आप उनकी सुरक्षा करो, और ये एक दैवीय व्यवस्था का उन्होंने जो है रूप बनाया। इसके अलावा अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो उन्होंने कहा कि राजाओं के लिए या राजाओं द्वारा जितने भी नियम बनाए गए या ब्राह्मणों द्वारा जितने भी नियम बनाए गए वो राजाओं को पालन करना होगा। अपने राजशाही को कायम कर रखने के लिए या फिर अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं ब्राह्मणों द्वारा, तो राजाओं द्वारा उनका पालन करना अनिवार्य है। तो ये दूसरा नियम था जो ब्राह्मणों के माध्यम से बनाया गया था, द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा उनका ये कहना था कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म पे आधारित है, अर्थात अगर किसी बच्चे का जन्म ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत हुआ है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत हुआ है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य वर्ण के अंतर्गत हुआ है तो वो वैश्य कहलाएगा, और शूद्र वर्ण के अंतर्गत हुआ है तो वो शूद्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में या फिर वेदों में
वर्णों की जानकारी दी गई है और उन वर्णों के उचित जीविका के बारे में आपको बताने की कोशिश की गई है। तो आपका जो टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक सामाजिक विषमताओं में, वो था उचित जीविका। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्या यदि वर्ण व्यवस्था के अनुसार राजा सिर्फ क्षत्रिय ही हो सकते थे, ऐसा अगर लिखित है, तो क्या ऐसे राजा हुए हैं जो क्षत्रिय ना हो? क्या अपवाद स्वरूप ऐसे राजा हुए हैं जो क्षत्रिय ना हो? जो ये जो एक ढांचा बनाया गया था वर्ण व्यवस्था के आधार पर कि जो क्षत्रिय हैं वो राजा बनेंगे या राजा सिर्फ क्षत्रिय हो सकते हैं, तो क्या इसका भी कोई अपवाद है हमारे समाज में महाभारत काल में या उसके आगे आने वाले जो है, फिर या हम कह सकते हैं कि बाद के वर्षों में? तो अगर हम अक्षत्रिय राजा की बात करें, आपका सेकंड टॉपिक है अक्षत्रिय राजा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अक्षत्रिय राजा का क्या अर्थ है। अब वर्ण व्यवस्था के आधार पर यह तय किया गया था कि राजा सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय बनेंगे, लेकिन क्या बाद के वर्षों में जब धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को लिखा गया, वेद लिखे गए हैं, उसके बाद में क्या ऐसे भी राजा हुए हैं जो क्षत्रिय ना हो, जो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित ना हो? तो उसी का जवाब हमें ढूंढना है कि क्या राजा अक्षत्रिय हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि राजा अक्षत्रिय भी हो सकते थे। शास्त्र के अनुसार हम देखें तो राजा केवल क्षत्रिय वर्ग ही बन सकता है, लेकिन कुछ अक्षत्रिय राजाओं के उदाहरण भी हैं। अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लेते हैं मौर्य वंश को। तो मौर्य वंश जो है एक निम्न वर्ग या हम कहें निम्न वर्ण से संबंधित था, शूद्र वर्ण से संबंधित था, लेकिन मौर्य वंश के लोग भी शासक हुए हैं। हम चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, भली भांति जानते हैं। नंद वंश के बाद जो मौर्य वंश का आगमन हुआ तो एक शूद्र वर्ण से संबंधित थे और उन्होंने सत्ता हासिल की, वो राजा बने। वो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी राजा बने। अगर हम बात करें शुंग और कण्व की, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, तो शुंग और कण्व वर्ण से ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा का पद हासिल किया। वो क्षत्रिय ना होने के बावजूद भी वो राजा बने। अगर हम सम्राट अशोक की बात करें तो वो भी एक ब्राह्मण थे, उनकी माता ब्राह्मण थी, तो इस वजह से उन्होंने चूँकि माता का गोत्र अपनाया तो उन्होंने माता के ही वर्ण को अपनाया, इस वजह से जो है वो ब्राह्मण वर्ण के कहलाए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि शक शासक जो एशिया के मध्य भाग से यहाँ पर आए थे, भारत आए थे, वो मलेच्छ थे, जो एक निम्न वर्ग का माना जाता है, निम्न वर्ग के माने जाते हैं, और वो भी एक राजा थे जबकि वो अक्षत्रिय थे। इसके अलावा अगर हम सातवाहन शासकों की बात करें तो सातवाहन शासकों में राजा रुद्रदमन एक ब्राह्मण थे। इन्होंने समगोत्री विवाह किया, जो ब्राह्मणीय पद्धति में नहीं था, इन्होंने समगोत्री विवाह किया। इसके अलावा माता का गोत्र अपनाया, जबकि पितृवंशिता चली आ रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पितृवंशिता का त्याग करके माता का गोत्र अपनाया और ये राजा बने। तो एक ब्राह्मण राजा के रूप में ये गिने जाते हैं, एक क्षत्रिय राजा के रूप में नहीं गिने जाते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि राजा अक्षत्रिय भी हो सकते हैं। तो ये जो सेकंड टॉपिक है आपका अक्षत्रिय राजा, ये जो सब टॉपिक है आपका वो कंप्लीट होता है। जानते हैं नेक्स्ट थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है आपका जाति एवं सामाजिक गतिशीलता। जानते हैं कि वर्ण के अलावा जो है वो जाति किस प्रकार से जो है समाज में व्याप्त हुआ। अगर हम शास्त्रों में की बात करें तो शास्त्रों में जाति शब्द का प्रयोग किया गया है, और अगर हम शास्त्र की बात करें तो वर्ण 4 माने गए हैं लेकिन जाति अनेक माने गए हैं। मतलब कि एक वर्ण में कई जातियों को रखा गया है, एक सामाजिक समूह जो एक ही संस्कृति को मानते हैं। तो इस प्रकार से जातियों का भी विभाजन किया गया है और वर्णों से अलग जाति की संज्ञा दी गई है। ये वो लोग थे जो भारत से बाहर आकर बसे हैं। इसके अलावा वर्णों के अलावा भी जो 4 वर्ण के अलावा है उन्हें भी जाति से निरूपित किया जाता है। ये वो लोग जो भारत के बाहर से आकर बसे हैं। अगर हम इनके प्रमुख जातियों की बात करें जो भारत में आकर बसे हैं तो स्वर्णकार हो गए जो सोने का काम करते हैं, बढ़ई हो गए जो लकड़ियों का काम करते हैं, निषाद हो गए
जो सबसे निम्न जाति का माना जाता है निषाद, इसके अलावा बुनकर, व्यापारी, ये कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्हें जाति के रूप में जाना गया इनके कर्म के आधार पर। इनका नाम इनके कर्म के आधार पर है, चूँकि जो बुनाई का काम करते थे इसलिए उनका नाम बुनकर रखा गया, जो सोने का काम करते थे उनका नाम स्वर्णकार रखा गया, जो लकड़ियों को काटने का या फिर अलग अलग ढांचे बनाने का काम करते थे उन्हें बढ़ई कहा गया, कुम्हार एक अलग जो है जाति के रूप में सामने आया। तो जातियां जो है वो कर्म के आधार पर इनका नामकरण किया गया है और जातियों को भी जन्म आधारित माना गया है, अर्थात आप जिस जाति में आपका जन्म होगा आप उसी जाति के कहलाओगे। तो ये थर्ड टॉपिक है जाति एवं सामाजिक गतिशीलता, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ टॉपिक, चार वर्णों से परे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका क्या अर्थ है, वर्णों से परे का क्या अर्थ है। तो हम जानते हैं कि चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण है। लेकिन चार वर्ण के अलावा, चूँकि हमने जाति भी अभी इससे पहले स्लाइड में हमने देखा कि जाति भी कर्म के आधार पर माना गया है, उसे जाति कहा गया है, लेकिन वर्ण से परे भी हैं कुछ ऐसे लोग जैसे चांडाल जिन्हें हम कहते हैं। तो जानते हैं इस टॉपिक में आपको चार वर्णों से परे में, और इसमें दे रखा है आपको एकीकरण एवं संघर्ष। ये वो लोग थे जिन्होंने समाज में रहकर वर्णों से, चारों वर्णों से संघर्ष किया, लेकिन इनके बिना समाज का एकीकरण करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे कि चार वर्णों से परे अलग होने के बावजूद भी ये किस प्रकार से सामाजिक एकीकरण को इन्होंने बढ़ावा दिया, इन्होंने संघर्ष किया समाज में और अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया। तो अगर हम उपमहाद्वीप की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, तो महाभारत में कई ऐसे वर्ण थे जिन्हें समाज से अलग रखा गया था। जैसे सूत, हम जानते हैं कर्ण को कहा जाता है सूत पुत्र, उन्हें समाज से अलग जो है वो नदी के किनारे उन्होंने घर बसाकर जो है रहे थे वो। और अगर हम बात करें इनकी प्रतिष्ठा की, तो इनकी प्रतिष्ठा कार्य पर आधारित होती थी, जैसा उनका कार्य होता था उसी प्रकार से इन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होता था। इन्हें अछूत माना जाता है, वर्णों से परे इन्हें अछूत माना जाता है, मतलब कि इनको हम छू नहीं सकते हैं, इनका छुआ हुआ हम कोई वस्तु नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो वर्णों से परे इन्हें अछूत माना जाता है, जो आज के समाज के लिए बहुत ही घृणित है। उस समय के लिए ये चार वर्णों से परे में जो है माना जाता है, अलग माना जाता है, कर्म के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर इन्हें अलग माना जाता है। तो एक वर्ण है चांडाल, जिसे चार वर्णों से अलग माना गया है। मनुस्मृति में इसका वर्णन किया गया है, इस वर्ण का वर्णन किया गया है और इसे सबसे निम्न कोटि का माना गया है। चांडालों को निम्न कोटि का माना गया है। अगर हम बात करें मनुस्मृति की और इसमें चांडालों के कर्तव्यों के बारे में, तो बड़े सिंपल था कि इन्हें एक तो सबसे पहले गांव से बाहर रहना पड़ता था। इसके अलावा जब भी वो गांव में दाखिल होते थे तो वो करतल बजाते हुए आते थे, वो ध्वनि करते हुए आते थे ताकि उनको देखने के पाप से लोग मुक्त रहें। उनके गांव में प्रवेश करते ही लोग अपने जो है अपने जो है दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियां बंद कर लेते थे ताकि वो उन्हें ना देखें, वो पाप उन्हें ना लगे। इसके अलावा कोई जानवर मर गया तो उसको गांव से बाहर फेंकना, या फिर अगर मान लो कि किसी का दाह संस्कार हुआ है, किसी का कर्म हुआ है, तो जो शेष बचे हुए बर्तन हैं, कपड़े हैं, उन्हीं के जो है माध्यम से वो अपने वस्त्रों का उन वस्त्रों को उपयोग करते थे, उन बर्तनों का उपयोग करते थे और जीविका इसी प्रकार से उनकी चलती थी। तो इन सब के बावजूद भी समाज में इनका एकीकरण रहा है, क्योंकि इनके बिना कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। अगर हम देखें कि समाज में इनके एकीकरण की, तो महाभारत का एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। भीम और हिडिंबा का जो विवाह है वो वर्णों से परे हुआ था, चूँकि भीम क्षत्रिय और हिडिंबा जो थी वो राक्षसी कुल की थी, लेकिन फिर भी इनका विवाह हुआ। भले ही चार वर्णों से परे थी, लेकिन फिर भी समाज में इनको अपनाया गया, समाज में इनका एकीकरण हुआ। इसके अलावा कर्ण का राज्याभिषेक, जब कर्ण सूत पुत्र थे और वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें एक अंग प्रदेश प्रदान करके उन्हें राजा बनाकर ये प्रतिष्ठा प्रदान की गई और उन्हें भी एकीकरण का जो है भोगने दिया हमने, या फिर उस समय के राजाओं ने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चार वर्णों से परे होने के बावजूद भी
हमारे समाज में इन लोगों का संघर्ष जारी रहा है, आज भी जारी है। और लेकिन फिर भी संघर्ष करने के बावजूद भी इनका एकीकरण समाज में हमेशा से बना रहा है, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें हर वक्त महसूस होती है, हमें हर वक्त पड़ती है। तो इस प्रकार से आपका जो ये चौथा टॉपिक था, ये जो सब टॉपिक था, ये आपका कंप्लीट होता है। और ये थर्ड आपका कंप्लीट टॉपिक जो है आपका वो ख़त्म होता है। और आशा करता हूँ कि आपको ये थर्ड टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं फोर्थ टॉपिक। जानते हैं इस लेसन का जो चौथा टॉपिक है आपका भाषा एवं विषय वस्तु। इसमें हम जानेंगे महाभारत के बारे में और इसकी गतिशीलता के बारे में, इसके साक्ष्य के बारे में कि किस प्रकार से ढूंढा गया ये। इसके अलावा इनके लेखकों के बारे में, और इस प्रकार से महाभारत की हम कह सकते हैं कि सत्यता की खोज करेंगे। तो सबसे पहला है भाषा विषय वस्तु। अगर हम महाभारत की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखित एक महान ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और बहुत ही सरल संस्कृत का प्रयोग किया गया है, वैदिक संस्कृत से बिल्कुल अलग, ताकि इसकी पहुंच लोगों तक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। अगर हम इसके मुख्य भागों की बात करें, विषयों की बात करें, तो इसे दो मुख्य विषय में बांटा गया है, आख्यान और उपदेशात्मक। महाभारत की किताब को दो विषयों में बांटा गया है, आख्यान और उपदेशात्मक। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आख्यान और उपदेशात्मक का अर्थ क्या है। तो आख्यान का मतलब होता है कहानियों का संग्रह। महाभारत में छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर ये पूरी किताब लिखी गई है। अगर हम बात करें उपदेशात्मक की, तो इसमें आचार और व्यवहार की बातें की गई है, नैतिकता की बातें की गई है, और ये आपको गीता में देखने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा। इस ग्रंथ को, इसकी पूरी कहानी को, इसकी जो पूरी कहानी है, नाटकीय कहानी है, इसको श्लोक का रूप देकर और फिर पूरा करने की कोशिश की गई है। और इस प्रकार से महाभारत की किताब की रचना दो विषयों में, दो मुख्य विषयों में बांटकर हमने किया। तो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें महाभारत की, तो इनके लेखक और तिथियों का हम अनुमान लगाते हैं। अगर हम महाभारत की मूल कथा की बात करें, तो इनके मूल कथा के रचनाकार थे भाट सारथी। हालांकि एक सूत जाति से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने महाभारत की कथा को लिखा था, ऐसा कहा जाता है। बाद में चलकर जो है इसे ब्राह्मणों द्वारा अपना लिया गया है। इनके मतलब महाभारत को ब्राह्मणों द्वारा अपना लिया गया और कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने इसे लिखा। इन्होंने राजाओं के विजय और उपलब्धियों को लिखा है। इस महाभारत में अलग अलग राजाओं के बारे में, उनके विजय और उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। 5वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को ब्राह्मणों द्वारा अपना लिया गया। इस ग्रंथ को दो कालों में बांटा गया है, लिखा गया है। सबसे पहला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरा है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो इस प्रकार से ये दो भागों में बांटकर इसे बनाया गया है, दो कालखंडों में बनाया गया है। मतलब कि इतना लंबा समय जो है इसके लिए लिया गया बनाने के लिए, और ये कई बार इसको निर्मित किया गया, इसको लिखा गया, इसको बनाया गया है। महाभारत का जिक्र अगर हम देखें तो मनुस्मृति में भी किया गया है। उस समय लगभग 10,000 श्लोकों का निर्माण महाभारत में किया गया था। 10,000 श्लोक। आज इसकी संख्या लगभग 1 लाख से ऊपर की है। अगर इसकी मान्यता की बात करें हम, तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। इनके लेकिन कहा जाता है कि मूल रचना के मूल कथा के जो रचनाकार हैं वो भाट सारथी हैं, और हमारी मान्यता के अनुसार जो है वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। थर्ड पॉइंट है महाभारत सदृशता की खोज। सदृशता का अर्थ होता है सत्यता की खोज, साक्ष्यों की खोज। महाभारत एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। इसमें हमें युद्ध, सेनाओं के बारे में, वनों के बारे में, राजमहलों के बारे में
और बस्तियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, अर्थात सामाजिक गतिविधियों की भी जानकारी हमें महाभारत में देखने को मिलती है, इस महाकाव्य में हमें जानने को मिलता है। 1951-52 में बीबी लाल द्वारा इसके साक्ष्य की खोज की गई कि क्या वाकई में महाभारत जैसी घटना घटित है। तो उन्होंने मेरठ के हस्तिनापुर नामक स्थान पर उत्खनन किया। हस्तिनापुर जो मेरठ का एक छोटा सा स्थान है, मेरठ में एक छोटा सा स्थान है, वहाँ पर उन्होंने उत्खनन किया और इस हस्तिनापुर को गंगा के दोआब क्षेत्रों में स्थित पाया, जैसा कि आप महाभारत में भी आपको देखने को मिलता है। अगर इसके नाम की समानता की बात करें तो मेरठ के अलग अलग जगहों पर कुरु और हस्तिनापुर खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं उसमें दो नाम बहुत ही अधिक आ रहे हैं आपको अभिलेखों में, कुरु और हस्तिनापुर। हम जानते हैं कि कौरवों द्वारा जो है ये एक साम्राज्य की स्थापना की गई थी जिसे कुरु साम्राज्य कहा गया था। तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं जो हैं उनमें ये सब नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के या उस समय काल के ये अभिलेख या ये जो हम कह सकते हैं कि उत्खनन के दौरान जो हमें प्राप्त हुई चीज़ें ये इस इतने काल पुराने हैं। तो इसे हम ये तय कर सकते हैं, कह सकते हैं कि महाभारत वाकई में महाभारत का जो स्थान है हस्तिनापुर, या फिर महाभारत में जो एक वंश कुरु वंश की बात की गई है वो वास्तविक में सत्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक इसके 4th टॉपिक का जो सब टॉपिक है, चौथा लास्ट, कि ये गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है महाभारत को। तो एक महाकाव्य होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी रचना है। महाभारत अपने आप में एक बहुत बड़ी रचना है। इसे अलग अलग कई भाषाओं में लिखा गया, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, उड़िया में, हिंदी में, संस्कृत में, इसे अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। और ये एक नाटकीय कथा थी जिसे श्लोकों का रूप देकर, एक कहानियों का रूप देकर जो है आपको लिखा गया था। और इसके दो विशेष जो गुण हैं कि ये आख्यान और उपदेशात्मक रूप में लिखा गया है, अर्थात कहानियों के संग्रह के और श्लोकों के रूप में लिखा गया है, वैचारिक श्लोकों के रूप में आपको लिखा गया है, एक शिक्षा प्रदान करने वाले श्लोकों के रूप में किया गया है। अगर हम इसके संकलन की बात करें तो 2 कालखंडों में किया गया। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व से और 200 ईस्वी तक ये लिखा गया। तो इतने साल, लगभग 1000 वर्ष इसकी रचना लगातार होती रही, अलग अलग भाषाओं में लगातार लेखन होता रहा और आज भी इसका लेखन लगातार चल रहा है। इसके साक्ष्य को ढूंढा जा रहा है और इसे लिखा जा रहा है। तो चूँकि इसकी गतिशीलता कम नहीं हुई तो इस वजह से हम महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कह सकते हैं कि ये निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, निरंतर इसे हम लिखते जा रहे हैं, निरंतर इसे हम समाज तक पहुंचाते जा रहे हैं। और इसी वजह से शायद इसे गतिशील ग्रंथ भी कहा गया है। तो ये जो आपका 3rd लेसन था, इसमें जितने भी टॉपिक्स थे ये आपका कंप्लीट होता है। और आशा करता हूँ कि ये जो तरीका है मेरे द्वारा, ये नोट्स के तरीके से, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ और यहाँ जो लिखी हुई बातें हैं, आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, जो लिखी हुई बातें हैं, उसको अगर आप चाहो तो सेंटेंस के थ्रू बना सकते हो, आप लिख सकते हो। सवाल आ सकता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है, या महाभारत को क्यों एक गतिशील ग्रंथ कहा गया है। तो इसमें जितने भी आप देख रहे हो एरो के निशान है और उसमें छोटे छोटे जो है आपको मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप उसको सेंटेंस के थ्रू बनाकर, लिख कर, इसको बड़ा करके और फिर आप एक आंसर बना सकते हो। तो ये तरीका जो है वो पहले से बिल्कुल ही वीडियो बनाने से, जो मैं इससे पहले वीडियो बनाता था उससे बिल्कुल ही अलग है, ताकि ये आपको और ज़्यादा आसान करके दे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।